नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 2 अगस्त 2025 और जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज कौन सा दिन है? आज है 2 अगस्त 2025। तो चलिए देखते हैं आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो हमारे काम की हैं और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है द फैक्ट इज मैंग्रोव्स ड्राइव बिजनेस। समझना, कल ही हमने लास्ट टाइम हमने ना 2-4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था मैंग्रोव्स के ऊपर एक आर्टिकल आ रखा था द हिंदू में। आज दोबारा से मैंग्रोव्स के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। तो क्या बात कर रहा है, होते क्या है मैंग्रोव्स? तो सिंपल सा समझना, मैंने कहा कि ये मेरा क्या है, इंडिया। हालांकि हम इसको लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। यहां पर एक रिवर फ्लो करती है जिसे हम क्या कहते हैं, गंगा, ठीक है। और यहां से एक रिवर आती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा। जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहां मिलती हैं वहां पर बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। याद रखना, भारत की हर नदी है ना डेल्टा बनाती है। जब भी कोई नदी किसी ओशियन में, किसी सी में, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इसमें गिरती है तो अपने साथ लाई गए जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो गंदगी होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। जब पानी उसमें मर्ज हो जाता है उसके किनारे पर, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वहां पर उस सेडिमेंटेशन से एक बहुत बड़ा एक क्या बन जाता है, सॉलिड सरफेस सा बन जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं, डेल्टा कह देते हैं। जैसे गोदावरी का डेल्टा हो गया, ठीक है। तो हर नदी का डेल्टा होता है, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा। बट याद रखना, भारत की 2 नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। वो क्या बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। तो हम उस पॉइंट को भी यहां से समझ लेते हैं। और कौन कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? तो याद रखना, एक है आपकी नर्मदा रिवर और दूसरी आपकी कौन सी है, ताप्ती, ठीक है। और यहां पर कौन सा माउंटेन है, विंध्याचल, और यहां पर कौन सा है, सतपुड़ा। तो विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो जब जहां पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है, यहां पर एक पेड़ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरी नाम का पेड़ कहते हैं, सुंदरी, जिसको हम कहते हैं मैंग्रोव, है ना, मैंग्रोव। ये दिखने में बड़ा सुंदर होता है और इतना सुंदर होता है जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसकी जड़ें बाहर निकली होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मछलियां हैं या कह सकता हूँ सी फूड जो है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। और जब सी फूड ट्रैप हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, लोगों को सी फूड को इकट्ठा करके बेचने में बड़ी हेल्प मिलती है। सी फूड का मतलब है जैसे फिश हो गई, है ना, आपका ऑक्टोपस हो गया, ये सब जो खाने वाले जीव होते हैं। अब सोचो, दुनिया में सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना। और इंडिया कभी दूसरे नंबर पे आ जाता है, कभी तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो इंडिया चाहता है कि मैं भी पहले पे आ जाऊं, तो हमें क्या करना होगा, फिश प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैंग्रोव से अच्छा सॉल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता है। हम क्या करें, अगर इस मैंग्रोव के पेड़ को यहां से उठा ले और पूरे इस ईस्टर्न घाट वाले कोस्ट पर जहां जहां पॉसिबल है और पूरे इस वेस्टर्न घाट वाले कोस्ट पर जहां जहां पॉसिबल है, अगर मैं इन मैंग्रोव्स को लगा दूं तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, बिजनेस भी बढ़ा सकता हूं, यानी कि पैसा कमा सकता हूं। वही थीम इसमें लिखी हुई है। ये 2 दिन पहले भी आया था, दोबारा से रिपीट हो गया और कुछ नहीं है। तो देखो, जब इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ इसको पहले अच्छे से मैपिंग करनी चाहिए, कहां कहां पर हो सकता है, फिर हमें उसे लगाना चाहिए और उसके बाद हम उससे क्या बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। हम इससे बिलियंस ऑफ द डॉलर फ्रॉम दिस इकोसिस्टम हम जनरेट कर सकते हैं, है ना। ये और क्या काम आते हैं, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मान लो इस बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है पूरा, मान लो यहाँ पर साइक्लोन बन गया, ठीक है, जैसे रेमाल आया था और साइक्लोन सीधा हिट कर गया यहाँ पे, और यहाँ पर पानी के अंदर तुमने क्या लगा रखे हैं, ऐसे मैंग्रोव्स। तो ये उसके जो इंटेंसिटी है उसको भी कम करता है, तो ये डैमेज से भी बचाता है, इकोसिस्टम को तो बनाए रखता ही रखता है ना, ऑक्सीजन को भरपूर रखेगा, है ना, ग्रीनरी को मेंटेन करेगा। तो इसके हजारों बेनिफिट हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस इसमें वही, और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम, याद करो, क्योंकि जस्ट लास्ट 2 दिन पहले की बात है, आपको याद होना चाहिए कि हमारी सरकार ने 2023 में एक स्कीम भी लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था मिस्टी, है ना, मिस्टी स्कीम। और क्या थी मिस्टी स्कीम, मैंग्रोव
इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। हमें क्या करना है, उससे पैसा कमाना है और ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी है। सबसे ज्यादा किस स्टेट ने इसके अंदर काम किया है, तो गुजरात ने इसमें सबसे अच्छा काम किया है। समझ गए, तो ये भी हम पहले पढ़ चुके, तो जस्ट वो उसने दोबारा से रिवाइज कर दिया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एज पर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका FAO है, ध्यान रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कह रहा है द ग्लोबल मैंग्रोव एक्सटेंट इन 2020 वाज 14.8 मिलियन हेक्टेयर, कवरिंग लेस देन 1% ऑफ ऑल द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्लोबली। जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उसका 1% ही ये क्या करता है, होल्ड करता है। The largest mangrove areas are in South and Southeast Asia, followed by the South America, Africa, North and Central America, and the Oceania. Indonesia, Brazil, Nigeria, Mexico, and Australia hold 47% of the global mangrove cover. तो आपसे पूछे, सॉरी ना, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव कौन होल्ड करता है, तो याद रखना इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, जो लगभग 47% है। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें आपने पढ़ा होगा हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवरेज है वो 24.17% हो चुका है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं इन चीजों को, पहले की न्यूज है। इंडियाज मैंग्रोव कवर इज अराउंड 4992 स्क्वायर किलोमीटर, कॉन्स्टिट्यूटिंग 0.15% ऑफ द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो अगर आपसे पूछे डायरेक्टली कि भारत के कितने जियोग्राफिकल एरिया पे मैंग्रोव्स लगे हुए हैं, तो याद रखना 0.15% के ऊपर। मेजर मैंग्रोव इकोसिस्टम्स आर फाउंड इन उड़ीसा। ठीक है, भीतरकनिका आप जानते हो, भीतरकनिका एक नेशनल पार्क भी है वहां पर। आंध्र प्रदेश, गोदावरी कृष्णा डेल्टा है ना, अभी हमने कहा था कि ये दोनों नदियां सब डेल्टा बनाती हैं छोड़कर दो को। गुजरात, केरला एंड द अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, द सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाइल भीतरकनिका इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिक सी बातें दो चार याद रखना, क्या काम आते हैं मैंग्रोव, कैसे काम करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। ये अच्छी न्यूज है ना। अब जब देखो, मैंने आपसे कहा था कि जब से ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन सूरज ना उगता हो, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ट्रम्प साहब न्यूज में ना हो। किसी ना किसी देश में कुछ ना कुछ बोलना और ये बना रहते हैं न्यूज के अंदर। तो आज भी ये बने हैं, है ना। जब से आप लोग देख रहे होगे ट्रम्प की न्यूज जरूर आती है। तो आज क्या कहा ट्रम्प साहब ने, तो देखते हैं। Trump to deploy nuclear submarines in response to the Medvedev's comments, यानी कि जो आपके मेडवेडेव है ना, जो वहाँ के क्या बोलते हैं, रशिया के हैं, उन्होंने कुछ कह दिया था और उसके कहने के बाद ट्रम्प साहब ने कहा कि वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एंड कैन ऑफन लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, सेज यूएस प्रेसिडेंट। He does not specify if he meant nuclear powered or nuclear armed submarines. Neither does he elaborate on the locations kept secret by the US military. है क्या समझना? ट्रम्प साहब ने कहा कि हम रशिया के ऊपर क्या करने वाले हैं, 2 न्यूक्लियर, है ना, सबमरीन छोड़ने वाले हैं। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं, है ना, वो न्यूक्लियर सबमरीन जो बेसिकली होती हैं, वो ये नहीं बताया कि कौन सी वाली है, कि न्यूक्लियर पावर्ड है, कि वो चलती न्यूक्लियर से है, कि उसके अंदर न्यूक्लियर वॉर हेड रखा हुआ है, वो रखने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो कहां पर उसे रखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? और अभी देखा होगा आपने, उन्होंने कह दिया था कि अगर कोई रशिया से अगर तेल वगैरह खरीदता है तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। भारत पे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम 25% टैरिफ लगाएंगे, प्लस अगर हम रशिया से अपने चीजें खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा देंगे। तो वही बात चल रही है ना, दोबारा से वही है ना। हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि रशिया, इंडिया, चाइना, दूसरी तरफ कौन है, यूएसए चाहता है कि इस RIC से कौन निकल के आ जाए, इंडिया निकल के आ जाए और इधर आके बैठ जाए, और यूएसए को इंडिया के मार्केट का क्या मिल जाए,
एक्सेस मिल जाए, तो वो इन लोगों को परेशान कर रहा है। चाइना को वो डायरेक्टली बोल नहीं सकता, क्योंकि चाइना आप जानते हो ड्रैगन इज राइजिंग, है ना, 85% जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो उनको होल्ड करके रखता है, तो बेसिकली उसे तो चैलेंज कर नहीं सकता। रशिया हमेशा से उसका दुश्मन रहा है, तुम जानते हो, यूएसएसआर, यूएस से कोल्ड वॉर के समय से। तो एक है जिसको वो अपनी तरफ कर सकता है, इंडिया, और उसके ऊपर टैरिफ का डर बैठा बैठा के उसको क्या किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसी बीच वहां के जो आपके रशिया वाले हैं उनका कोई कमेंट आता है, और कमेंट आने के बाद क्या कहता है ट्रंप कि जो शब्द होते हैं कभी कभी वो बहुत गहरी चोट पहुंचा देते हैं। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एंड कैन ऑफन लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, और तुमने ऐसा बोला इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर सबमरीन्स छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही सब न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said on Friday that he had ordered the deployment of 2 nuclear submarines in response to the highly provocative comments by a senior Russian official based on the highly proactive statements of the former president of Russia। पहले उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो ये सब न्यूज में बना हुआ, तो जबरदस्ती का न्यूज में आने का है, और ट्रंप साहब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहां से मैं पढ़ना चाहूं तो क्या भारत के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है? यस, हमारे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है। अगर पूछे कौन कौन सी हैं, तो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बात और ध्यान रखना, भारत में जितने भी वेपन से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे आपकी आर्मी हो, चाहे आपकी एयरफोर्स हो, चाहे आपकी नेवी हो, इन सभी के अंदर, जैसे आर्मी में तुम्हें क्या चाहिए होते हैं, टैंक चाहिए होते हैं, बेसिकली अर्जुन टैंक, भीष्म टैंक, T-20 है ना, T-92। एयरफोर्स में आपको क्या चाहिए होते हैं, फाइटर जेट चाहिए होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हें क्या चाहिए होते हैं, हेलीकॉप्टर, है ना ये। और नेवी में तुम्हें क्या चाहिए होता है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर, आप जानते हो 2 है हमारे पास, है ना, डीआरडीओ पढ़ा होगा आपने, है ना, विक्रमादित्य और कौन सा, विक्रांत आपका। उसमें उसके साथ एक होती है सबमरीन्स, है ना। तो कुछ सबमरीन्स ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, जिनकी हम बात करने वाले हैं, कुछ डीजल वाली होती हैं, कुछ पेट्रोल वाली होती हैं। ठीक है, और ये अंडर वाटर चलती हैं। कुछ हमारे पास फ्रीगेट्स होते हैं, है ना, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ चलते रहते हैं। कुछ हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं जो हमारी नेवी के अंदर है। ठीक है, तो कौन कौन से सबमरीन है मेरे पास जो न्यूक्लियर पावर्ड है, तो याद रखना, इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट करंटली कंसिस्ट ऑफ INS अरिहंत। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। एडिशनली इंडिया हैज द INS अरिघाट भी हमारे पास। Another SSBN which is reportedly in service or nearing completion। ठीक है, वो अभी काम करना शुरू कर देगी, 2025 के एंड तक वो आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखना हमारे पास S4 है, S4 स्टार, अभी इसको नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इनको बनाया गया था, तो याद रखना प्रोजेक्ट 75 अल्फा। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर में हमने इनको बनाया है। हमारे पास INS चक्कर 3 भी है, बट ये हमने रशिया से ले रखी है, ये भी ध्यान रखना। While not yet inducted, India is reportedly leasing another Akula class from Russia। तो ये हमने रशिया से लिया। ठीक है, अभी ये रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो बेसिक सी बातें याद रखना, हमारे पास भी क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जैसे अरिघाट क्लास S2, अरिधवान S4। ठीक है, अरिघाट S5, अकूला क्लास। ठीक है, और ये जो बाकी की है उनको अभी नाम नहीं दिया गया है, जब नाम दे देंगे हम पढ़ लेंगे। तो याद रखना, ये जितने भी टॉपिक होते हैं, है ना, ये DRDO कुछ भी बनाता है तो उसको हमें DRDO वाले चैप्टर में ऐड ऑन कर लेना होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक ना एक पैसेज या तो DRDO से या इसरो से आ जाता है। ठीक है, तो उसको इंपॉर्टेंट मानते हुए पढ़ लेना। नेक्स्ट, 12th फेल नेम्ड बेस्ट फिल्म शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी एंड रानी बेस्ट एक्टर्स। तो देखो, इस बार 71st नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं, याद रखना, वो 1954 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, सिंस 1954। इस बार कौन से नंबर के हैं, तो 71st, है ना। तो मुझे सिर्फ इस बार वाला याद करने होते हैं, सब नहीं रटने होते हैं। ठीक है, इसमें देखो 2 अवार्ड दिए जाते हैं, एक होता है स्वर्ण कमल गोल्ड लोटस अवार्ड, एक होता है रजत कमल यानी कि सिल्वर लोटस अवार्ड। ये डायरेक्टर्स को दिया जाता है और ये आपके एक्टर्स को दिया जाता है, सिंपल याद रखना। और देता कौन है, तो CBFC देता है। और CBFC को हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा ही था। कब पढ़ा था, याद करो, जब हमने योगी आदित्यनाथ वाली न्यूज पढ़ी थी कि उसको बार बार बैन किया जा रहा था, उसको रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। तब हमने पढ़ा था कब बना था, कब नहीं बना था, कौन रेगुलेट करता है, किस तरह के
मूवी को स्टेटस दिए जाते हैं ना, है ना, वो सब हमने पढ़ा था, AUA वो सब, है ना। तो होता क्या है, तो आपको बस कुछ बातें याद रखनी है कि 1954 से दिए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब देते हैं, ठीक है। अब देखना इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो देखो, बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल वैल्यूज कौन सी है, सैम बहादुर, इनको अवार्ड मिला है। तो जस्ट 4-5 बातें याद रख लेना, कई बार ये रैंडमली क्वेश्चन आ जाते हैं वन लाइनर में, क्लैट में ना आए बट एलेट में जरूर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बेस्ट डायरेक्शन कौन सी मूवी को मिला है, केरला स्टोरी को, ठीक है, उसके लिए सुदीप्तो सेन को ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को, ठीक है। बेस्ट एडिटिंग मिला है किसको, पुकालम को, जो कि मलयालम मूवी है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिली है गिद्ध द स्क्वेंजर, हिंदी में उसको। बेस्ट स्क्रीन प्ले मिला है बेबी, जो तेलुगु मूवी है। पार्किंग, जो तमिल मूवी है। सिर्फ एक बंदा काफी है, जो हिंदी मूवी है, इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कौन सी है, तो नाल 2, जो कि एक मराठी मूवी है, ठीक है, देखना अच्छी मूवी है, उसको दिया गया है। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड किसे मिला है, तो एवरीवन इज अ हीरो, जो कि एक मलयालम मूवी है, उसको दिया गया है। अगर आपसे पूछे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन किसको मिला है, तो जीवी प्रकाश कुमार को वाथी के लिए, और हर्षवर्धन रामेश्वर को एनिमल के लिए भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, डायरेक्शन का। बेस्ट कोरियोग्राफी रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो रानी मुखर्जी, ठीक है, मिसिज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, है ना, इस मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर कौन है, तो याद रखना शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। तो आपसे ये एग्जाम में पूछे तो कुछ कुछ बातें याद रखना, ठीक है। और 12th फेल मूवी आपने शायद देखी होगी, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मूवीज लाइन में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है, जैसे भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा, भारत रत्न, तो यहाँ कौन सा मिलता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और ये 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली बार किसको मिला था, तो याद रखना ये क्यों दिया जाता है, लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा, और इनको दिया गया था धुंधीराज गोविंद फाल्के, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो याद रखना फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहते हैं, आपके गोविंद फाल्के जी को कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। पहला किसको दिया गया था 1969 में, देविका रानी को। लास्ट किसको दिया गया था, आप देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं, ठीक है, कि लास्ट किसको मिला था, ठीक है, वो आपके घर का क्वेश्चन हो गया। द विनर्स ऑफ 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ द 2023, है ना, तो ये जस्ट याद रखना ये वही सब है, जैसे शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मैसी, वहां मैंने न्यूज में पढ़ दिए थे, यहाँ इसमें लिखे हुए, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा। और ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको PIB पे मिल जाएगी ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज आती है ना, वो PIB पे लिखी जाती है। तो PIB के ऊपर ये सारे डाटा आपको मिल जाएंगे, वहीं से द हिंदू के अंदर इमेज बना के डाल दी गई, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने बोल दिया था। तो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना, जो जो मैंने अभी बोला होता है तो याद भी हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Amid trade turmoil, the US to send White House advisor Ricky Gill to Delhi for the IMEC conference। देखो एक बात समझना, जब हमारे यहाँ पर G20 हुई थी पहली बार इंडिया में, कौन से ईयर में हुई थी, 2023 में, और उस साल के क्लैट के एग्जाम में G20 से पैसेज आ भी गया था। G20 में जब भारत में हुई थी 2023 में, तो डिसाइड किया गया कि हम सब क्या करेंगे, जो चाइना है उस चाइना के, आपने सुना होगा BRO, याद है आपको, BRO बेल्ट रोड इनिशिएटिव, या बेल्ट रोड का BRI है वो ना, नोट O, है ना, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव को हमें क्या करना था, काउंटर करना था। तो काउंटर करने के लिए मैंने क्या सोचा कि हम भी कुछ ऐसा कॉरिडोर बनाते हैं जिससे हम यूरोपियन कंट्रीज से डील करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो हमने 2023 में G20 के मीटिंग में हमने क्या किया, हमने क्या बना दिया, आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना दिया, ठीक है। अब ये है क्या, समझना पूरा मुद्दा क्या है। पहले बात इसको समझ लेते हैं, यहां से ग्रीस से लेकर आपके इजराइल के हाइफा पोर्ट, याद रखना ये सारे पोर्ट आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस में। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन सा पोर्ट है, कौन सा नहीं है। तो
तो हाइफा पोर्ट कहां पर है? इजराइल में। आपने पढ़ा होगा जब ईरान और इजराइल का डिस्प्यूट चल रहा था कुछ दिन पहले, तो ईरान ने जब इजराइल के ऊपर मिसाइलें डाली थी, तो ये जो हाइफा पोर्ट है ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था। लेकिन हमें क्यों तकलीफ हुई एज ए इंडियन? तो याद रखना ये अडानी ने क्या कर रखा है? खरीद रखा है। ऑलमोस्ट इसमें 71% जो स्टेक है वो अडानी के पास है, तो भारत का है बेसिकली वो ना, तो भारत को थोड़ी तकलीफ होती है जब ये डैमेज हो जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रीस के अंदर कौन सा है? तो पिरायस, ठीक है, ये आपका पोर्ट हो गया। उसके बाद सऊदी अरब में कौन सा पोर्ट है? तो याद रखना अल हदीता। तो आपसे पूछ लेगा अल हदीता कहां पे है? तो सऊदी अरब में। तो सिंपल वन लाइनर है, इनको लिख लेना साथ साथ ना, याद कर लेना। फिर आपसे पूछेगा आपके सऊदी अरब में रियाद होते हुए जाएगा, कैपिटल है उसके, आप जानते हो। वहीं पर सऊदी अरब में हराद सिटी है, वहां से जाएगा। वहीं पर अल गुआफेत है ना, वहां से निकलेगा। और फिर सीधा आ जाएगा यूएई के एक पोर्ट पे, क्या नाम है? जबेल अली। तो आपसे पूछेगा जबेल अली कहां का पोर्ट है? तो याद रखना यूएई का ही है। उसके बाद सीधा आपका कनेक्ट करता है किसको? इंडिया को। तो बात ये कह रहा है, देखो इसमें सी रूट भी है, रेल रूट भी है, सड़क भी जोड़ा हुआ है। तो चाइना जब पूरे उसमें अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव फैला रहा है, तो हमें उसे काउंटर करने के लिए इसे बनाने का प्लान आया। लेकिन आप एक बात देखोगे, जब इजराइल और ईरान का इशू हुआ है ना, तो ये जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो 2023 से चल रहा है, ये एकदम से कह सकता हूं कि ये किस में चला गया? कोने में चला गया। इस पता ही नहीं क्या हो रहा है इसमें। क्यों क्या हो रहा है? क्योंकि देखो आप अगर इसको ढंग से देखोगे तो ये जो लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान की, तो ये मुस्लिम है, ये यहूदी हैं, आप जानते हो अच्छे से। तो वहां पर एक धर्म की अलग ही लड़ाई छिड़ी हुई है। उस लड़ाई के बीच में ना हम इसके ऊपर काम कर पा रहे हैं, उस लड़ाई के चक्कर में ना हम इन दूसरों के ऊपर काम कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो मेरा किस में चला गया? ठंडे बस्ते में चला गया, ऐसा कह सकता हूं। तो अब दोबारा से टाइम आ चुका है कि मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो सिंपल याद रखना, इंडिया के मुंबई पोर्ट से सीधा यूएई होते हुए मुझे कहां जाना है? इजराइल होते हुए ग्रीस से जुड़ना है। समझ गए? तो ये क्या था? यूरोप से जुड़ना है। इसे हम क्या कहते हैं? IMEC। ठीक है, ये अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। है क्या? जो रिकी गिल है, हु इज द स्पेशल असिस्टेंट टू द यूएस प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स एंड द यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, हैज बीन इनवाइटेड बाय द इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल to discuss the future of the long delayed India Middle East Europe corridor economic corridor on the August 5 and 6। समझ गए ना क्या थीम है? ठीक है, तो उसको दोबारा चालू करने की बात हो रही है और कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, IMEC was launched on the sidelines of the G20 in September 2023. It has not made much progress since due to the October 7th terror attacks in the Israel and the Israel's bombardment of Gaza, in which more than 60,000 people have been killed. आप जानते हो गाजा को क्या अनाउंस कर दिया गया है? हंग्रिएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा भूखा प्लेस बन चुका है ना, वहां पे बहुत ज्यादा बुरे हाल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वही वाली ध्यान रखना, बेसिक सी न्यूज। नेक्स्ट है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है ना, द हिंदू, बहुत अच्छा आर्टिकल है। द बिजनेस ऑफ सेलिंग बेबीज, है ना, बच्चों को बेचने का व्यापार। समझना कितना अच्छा टॉपिक आया है आज, है ना, पढ़ना। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, होता क्या है कि आपके यहाँ पर एक जगह है ना, आपके वैसे राजस्थान की है ना, इसके अंदर, हाँ, इन अगस्त 2024 एक कपल फ्रॉम राजस्थान ट्रेवल टू द सिकंदराबाद, वो सिकंदराबाद गए IVF प्रोसीजर के लिए। ए डॉक्टर एट ए क्लिनिक दे अप्रोच्ड convinced them to opt for surrogacy instead after paying 30 lakhs and getting a baby a year later the couple realized through DNA testing that the child was not theirs। और यहाँ से मुद्दा निकल के आया, और इतना बड़ा स्कैम निकल के आया ना, आप विश्वास नहीं करोगे। आपके राजस्थान से कपल गए, देखो होता क्या है, एक होता है IVF, ठीक है, और एक होता है सैरोगेसी। ठीक है, आप सभी लीगल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई होप आप जानते भी होंगे। IVF में क्या होता है कि जो कपल बच्चा नहीं कंसीव कर पाते हैं ना, बच्चा नहीं पैदा कर पाते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उनके जो मेल के स्पर्म्स और फीमेल के जो एग्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और एक टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोला जाता है उसमें रख दिया जाता है और उसमें बच्चा बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो चाहते नहीं यार हमारा जो बच्चा है ना वो रियल जो कोख होती है ना, जो माँ का पेट होता है उसमें पलना चाहिए।
तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया जो यूरोपियन कंट्रीज में चला था, भारत में भी आ गया, और भारत में तो खतरनाक लेवल पे स्कैम होता था उसमें, इसलिए भारत में 2021 में, याद रखना, हमें 2021 में सैरोगेसी पे एक्ट भी बनाना पड़ गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, सैरोगेसी में क्या होता है कि मान लो कोई कपल है और उनको बच्चा पैदा करना है, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो किया जाता है कि जो फादर होता है उसके स्पर्म ले लिए जाते हैं और जो मदर होती है उसके एग्स ले लिए जाते हैं, और वो किसी तीसरी जो लेडी होती है उसके वॉम्ब में, यानी कि उसके यूटेरस में, उसको उसके गर्भ में रख दिया जाता है, और वो बच्चा वहां पर बनने लगता है, और बच्चा बड़ा होके जब वो 9 महीने का हो जाता है तो उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसको बच्चा दे दिया जाता है। तो देखो इसके बहुत से पहलू हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, भूखमरी बहुत है, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि ठीक है, हम ये जो एजेंट होते हैं ना हॉस्पिटलों में, यही करते हैं। आप जाना कभी किसी हॉस्पिटलों में तो वहाँ बैठे होते हैं एजेंट, और वो ऐसे ढूंढते हैं, अच्छा कोई बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती है तो उसके बच्चे को अबॉर्शन से बचाने के लिए उसको कहेंगे ठीक है तू बच्चा अबॉर्ट मत करा, इस बच्चे को पैदा कर लो, हम तुम्हारे बच्चे को खरीद लेंगे, तुम्हें पैसा दे देंगे। और फिर दूसरी तरफ ये सिकंदराबाद वाला केस हुआ, ये करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने सैरोगेसी के लिए हाँ भर दी, पहले आईवीएफ के लिए गए थे, उन्होंने कहा आपके अपने स्पर्म दे दिए, आप अपने एग दे दीजिए, आपको बच्चा मिल जाएगा 1 साल बाद, क्योंकि 9 महीने लगेंगे बच्चे को पैदा होने में। अब वो 1 साल बाद गए तो उन्होंने उनको वो बच्चा वो 90,000 रुपए में खरीद के लाए थे। सोचो, सबसे बड़ी कहानी, बहुत अच्छा आर्टिकल है, 90,000 रुपए में बच्चा खरीदा और उस बच्चे को 30 लाख रुपए में बेच दिया, और कह दिया कि 30 लाख रुपए का खर्चा आया आपके बच्चे को पैदा करने में। और वो कपल ने जब उसका डीएनए टेस्ट कराया, तो एक बात बताओ, जब उसमें स्पर्म उसके डाले गए होंगे, है ना, जब स्पर्म उसमें उसके यूज किए गए होंगे, तो बच्चा तो उसी का होना चाहिए ना, डीएनए तो मैच करना चाहिए। बच्चे का डीएनए मैच नहीं किया, जब मैच नहीं किया तो उसको डाउट हुआ तो उनका पास थोड़ा सा कार्रवाई की गई, तो पता चला 90,000 में बच्चा किसी गरीब आदमी से खरीदा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और उनको कह दिया कि हमने सैरोगेसी से किया है। और ये इतना बड़ा स्कैम सामने निकल के आया जो भारत में धड़ल्ले से किया जा रहा है ना, बच्चों को बेचा जा रहा है। सबसे पहली बात याद रखना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है, एक क्राइम है ना, आप जानते हो बहुत अच्छे से। आर्टिकल 23 आपने पढ़ा होगा शायद, तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का है, क्या कहता है ना, किसी भी तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऊपर क्या लगाता है, बैन लगाता है। अब आप छोटा बच्चा बेच रहे हो, बड़ा बच्चा बेच रहे हो, किसी भी इंसान को बेच रहे हो, उसके बॉडी पार्ट्स को बेच रहे हो, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही तो है। तो 23 में भी क्या है, प्रोहिबिटेड है, ये भी ध्यान रखना, समझ गए। और जब हमारी सरकार को पता चला कि सैरोगेसी में ऐसा हो रहा है, अब देखो बहुत सारे लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया था। बहुत सारी महिलाएं होती थी, ठीक है मैं सैरोगेसी मदर बनने को तैयार हूं, एक बच्चा पैदा किया, 2 किया, 3 किए, और उसके 5-5, 10-10 लाख रुपए मिल जाते थे। और जो फॉरेनर्स होते थे, वो फॉरेनर्स भारत आने लगे और आकर वो सैरोगेसी करवाने लगे, क्योंकि वहां पर लॉज बड़े स्ट्रिक्ट थे, और यहाँ पर जो महिलाएं थी वो पैसा कमाने के लिए ऐसा करने लगी। और कई बार ये भी केस हमने देखा कि बच्चा पैदा होने के बाद उस माँ ने सैरोगेसी, जो सैरोगेट मदर थी, उसने बच्चा देने से मना कर दिया, क्योंकि अब आप 9 महीने उस बच्चे को पेट में रख रहे हो, तो माँ का प्यार ही अलग होता है ना। आप सभी से आपकी माँ कितना प्यार करती है ना, हम सबसे करती हैं, तो हो जाता है कि मैं तो अपना बच्चा नहीं दूंगी, है ना, बड़ी दुख तकलीफ से। और ये जो बड़े अमीर लोग होते हैं, ये इसीलिए सैरोगेसी के लिए भी बहुत बार फॉलो कर लेती हैं कि बहुत अमीर लोग हैं, अब वो चाहते हैं कि हमारी जो बहू है या हस्बैंड चाहता है मेरी पत्नी को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, और हम माँ बाप भी बन जाए, तो सैरोगेसी का सहारा ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब ये प्रोफेशनलिज्म में आ गया, जब लोग इससे बिजनेस करने लगे, तो हमारी सरकार को जब पता चला तो 2021 में हमने एक्ट पास कर दिया। हालांकि 2022 में लागू हुआ, हमने एक्ट पास किया और एक्ट पास कर हमने कुछ कुछ बातें रखी जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि कौन सैरोगेट मदर बन सकती है, कौन नहीं बन सकती है। तो याद रखना, अंडर द सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 सैरोगेसी इज परमिसिबल ओनली फॉर द एल्ट्रुस्टिक पर्पस। एल्ट्रुस्टिक पर्पस ये होता है कि आप अगर प्रूव कर देते हो कि आप मतलब कि बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो, है ना, कुछ भी मेडिकल कंडीशन है, उसी केस में आप बच्चा पैदा कर सकते हो। आप उस बच्चे को पैदा करने के पैसे नहीं ले सकते हो, आपको सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको खाना पीना अच्छा रहे। ऐसा नहीं कि 10 लाख दे दो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझ गए। उसके बाद कमर्शियल सैरोगेसी इंक्लूडिंग फॉर सेल और एक्सप्लॉयटेशन पर्पस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कपल मस्ट बी मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। तो कंडीशन क्या है, अगर आपको सैरोगेसी करवानी है तो कम से कम 5 साल आपकी शादी को हो गए हो और आपके कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे के लिए सैरोगेसी कराओगे, नहीं, एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना।
द वाइफ मस्ट बी एज बिटवीन, याद रखना एज ग्रुप भी याद रखना, वाइफ की एज होनी चाहिए 25 से 50, ठीक है, एंड द हस्बैंड बिटवीन 20 to 55 ईयर्स। द कपल मस्ट नॉट हैव एनी लिविंग चाइल्ड वेदर बायोलॉजिकल, अडोप्टेड और थ्रू सैरोगेसी, कोई दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए, ना गोद लिया हुआ ना कोई भी, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ द चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटीज और द लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स। सैरोगेट मदर्स क्राइटेरिया क्या है? द सैरोगेट मदर मस्ट बी ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल, सी मस्ट बी ए मैरिड वुमेन विद एटलीस्ट वन चाइल्ड ऑफ हर ओन। और जो सैरोगेट मदर बनेगी वो पहले से शादीशुदा होनी चाहिए, उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए, और उसकी शादी को भी कम से कम कितने साल होने चाहिए? कम से कम उसकी शादी को भी 3-4 साल हो जाने चाहिए, ठीक है। हर एज मस्ट बी 25 से 35 एज होनी चाहिए, एंड सी मस्ट हैव ओनली बीन ए सैरोगेट वंस इन हर लाइफ, एक बार ही वो सैरोगेट मदर बन सकती है, समझ गए। तो ये स्कैम चल रहा था, और जब ये स्कैम सामने आया तो इसने तो पूरे मेडिकल जो इंडस्ट्री उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। हाउस ऑफ wars attacking political rivals cannot be a way to evade responsibility। ये भी एक अच्छा सा आर्टिकल है। The government and the opposition crossed swords in parliament during a discussion on Operation सिंदूर। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो YouTube पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको लोकसभा टीवी के जो चैनल है उसके उसके ऊपर मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। शानदार डिबेट थी, आप जरूर देखना उसे, है ना। आपको पता चलेगा हमारे मिनिस्टर्स क्या सोचते हैं, देश के बारे में किसके क्या राय है ना, ऑपरेशंस पे क्या क्या बातें हुई है। बहुत अच्छी डिबेट होती है, और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको तो एटलीस्ट देखनी चाहिए ना। कोई अगर वैसे होता तो ना भी देखे, आपको तो एग्जाम है तो आपको देख लेना चाहिए। There was unanimity in the praising India's armed forces, but there was little common ground beyond that. Operation Sindoor was India's military response to the terrorist attack in the Pahalgam. The elimination of 3 terrorists behind the attack just before the parliamentary debate helped the government's case. It told parliament that these terrorists were Lashkar-e-Taiba members from Pakistan। आपने देखा होगा ऑपरेशन महादेव हुआ था जिस दिन डिबेट होनी थी उसके एक दिन पहले, तो इवन कुछ मिनिस्टर ने तो ये भी पूछ लिया था, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कि कल ही क्यों हुआ ऑपरेशन महादेव, है ना, पहले क्यों नहीं हुआ। तो वो सब चल रहा होता है ना। The Narendra Modi government's strident approach seeks to change the behavior of Pakistan and reassure its domestic audience. The success of this approach is debatable, and the opposition sought to put the government on the spot on both counts. A demonstration willingness to use forces against Pakistan in the event of a terrorism incident is a definitive turn in India's strategy, and the Bharatiya Janata Party takes pride in that, but there is no evidence yet that it is working through. There has been chest thumping around it by the ruling party. The discussion in parliament barely addressed the implication of this approach, which is being touted as the new normal। तो ये वही बात कर रहा है कि हमें पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो ठीक है, लेकिन हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो बस वही है, आप जरूर उसे देख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी ना। ट्रम्प का भी उसमें जिक्र है, सब जिक्र है, ठीक है, मैं नहीं बोल सकता, आप देख लेना एक बार। डीप टाइज, इंडिया नीड्स टू एंगेज इट्स नेबर मोर क्लोजली। अभी आपने देखा होगा मोदी जी गए थे कहां पर? मालदीव्स। ये वही मालदीव्स है जिस मालदीव्स ने लास्ट ईयर भारत को जो परेशान किया था। मोहम्मद मुइजू जब वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं तो एक कैंपेन चलाते हैं जीतने के लिए, कौन सा? जैसे बीजेपी ने स्टार्टिंग में चलाया था काला धन वापस लाएंगे, उन्होंने चलाया इंडिया आउट कैंपेन, और उन्होंने इंडिया को आउट कर दिया, हमारी मिलिट्री बेस को वहां से हटा दिया, हमारी आर्मी वहां से हटा दी गई, हमें मिनिकोय आइलैंड के ऊपर हमारा बेस बनाना पड़ गया। लेकिन चाइना के सपोर्ट में वो सब कर रहा था, लेकिन चाइना ने जब उसको धुतकार दिया, जब उसको लात मार दी, तो वापस किसकी शरण में पहुंच गए? इंडिया की शरण में। क्यों नहीं पहुंचेंगे? जब उनके यहाँ पानी खत्म हो गया था तो हमने 2014 में वहां पर ऑपरेशन नीर किया, मैं पढ़ा चुका हूं एक बार पहले भी, और हमने उन्हें पानी पहुंचाया पीने का। जब उनके यहाँ पर जो लिट्टे ग्रुप के लोग थे वो दुखी कर रहे थे उन्हें, तब हमने 1988 के अंदर वहां एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन कैक्टस, और हमने उन लोगों की मदद की होती है ना। लेकिन ये सारी मदद भूल गए हमारे, फिर भी हमने क्या किया, वापस गए, मोदी जी गए, और वहां जाकर उन्होंने उनके 60th इंडिपेंडेंस डे पर मोदी जी चीफ गेस्ट बनकर गए, और वहां जाने के बाद मोदी जी ने उनको इंडिया अनाउंस्ड क्रेडिट, है ना, 4,850 करोड़ रुपए का क्रेडिट उनको अनाउंस कर दिया। क्रेडिट समझते हो कि आपको 4,850 रुपए तक की लिमिट है, आप पैसा निकालो, यूज करो, वापस भर दो, फिर यूज करो, फिर भर दो, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। तो वो भी हमने पहुंचाया। तो क्यों किया हमने ऐसा? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे लिए पड़ोसी जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि
सबसे करीबी कौन होता है? रिश्तेदार नहीं होते, पड़ोसी होते हैं, क्योंकि रात बेरात अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें कौन हॉस्पिटल ले जा देगा? पड़ोसी, ना कि तुम्हारा रिश्तेदार आएगा 200 किलोमीटर दूर से। तो हमेशा पड़ोसियों से बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पड़ोसी कौन है? देश जिनसे मैं बाउंड्री शेयर कर रहा हूँ। कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी नहीं है, बट हाँ हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। पड़ोसी वो होता है जिसकी दीवार में दीवार लगी हो। तो हमें मालदीव से भी अच्छे रिलेशन रखने हैं, हमें श्रीलंका से भी रखने हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्यों रखने हैं? तो देखो इंडिया है, ठीक है, समझना पूरी कहानी। हालांकि हम पढ़ चुके हैं बचपन MBA, सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन लगाता है? बांग्लादेश लगाता है, ठीक है। कितनी बाउंड्री लगाता है बांग्लादेश? तो आपको पता है आपका 4096 किलोमीटर। सबसे कम कौन लगाता है आपका? तो भूटान लगाता, सॉरी अफगानिस्तान लगाता है ना। अफगानिस्तान ऑलमोस्ट 101 किलोमीटर बाउंड्री लगाता है, ठीक है। अब अफगानिस्तान से कौन सी लाइन है? तो डूरंड लाइन है जो मुझे सेपरेट करती है ना। पाकिस्तान से मैकमोहन लाइन है, सॉरी पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन है, चाइना से मैकमोहन लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये सब बातें हम जानते हैं, समझ में आ रही बात। तो हमें पड़ोसियों से भी बना के रखना होगा। जैसे हम भूटान के पास इतना क्यों जा रहे थे, आपने पढ़ा होगा, है ना। ये सारे टॉपिक हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो जीके है आपकी, है ना, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, और इस नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाला एक रास्ता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता है बेसिकली, इसी को हम क्या कहते हैं? चिकन स्नैक भी कहते हैं। तो हम चिकन स्नैक को बचाना चाहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि उसने कहा था बांग्लादेश ने कि चाइना बांग्लादेश को अपना एक्सटेंडेड आर्म समझे इंडियन ओशियन में। वो जिस दिन कहेगा मैं उसे एक्सेस दे दूंगा। कैसे दे दूंगा? तो वहाँ का मोहम्मद यूनुस बोला कि मैं क्या करूंगा? चिकन स्नैक को तोड़ दूंगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ दूंगा। तो 17-18 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है जिसमें एक ही रास्ता बना हुआ है आने जाने के लिए, नेशनल हाईवे जिसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट किसका हो जाएगा? इंडिया से अलग हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट को हम यूज कर लेंगे और सीधा किसको एक्सेस मिल जाएगा? चाइना को, इंडियन ओशियन में। लेकिन उसके लिए बांग्लादेश हमारा दुश्मन हो चुका है। तो हमें लगा कि हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए? भूटान। तो कहीं भूटान चाइना के उसमें ना चला जाए इन्फ्लुएंस में। तो मोदी जी वहां गए, फटाक से 10,000 करोड़ रुपए वहां जमा किए, मतलब उनको दिया, है ना, उनको रेलवे ये सब बातें करके आए। वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला उनको, और हमने सारी डील कर ली। श्रीलंका से भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम्बन टोटा चाइना लेके बैठा है। बांग्लादेश के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस चल ही रहा है। मालदीव में एक बार चला था, उस समय हमें आर्मी निकालनी पड़ गई थी वहां से। दोबारा से मालदीव हमारे शरण में आता जा रहा है, तो हम दोबारा से उसे पैसा देते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी हालात में हमें अगर अपने रियल दुश्मन से बचना है, तो हमें अपने पड़ोसियों को बना के रखना पड़ेगा। बस ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, समझ गए? और वही इसने डिस्कस किया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कितना क्रेडिट लाइन दिया, क्या होता है, कौन कौन सी बाउंड्रीज है, सभी आपके नेबरिंग कंट्रीज की कैपिटल, करेंसी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। कौन कौन वहां के प्रेसिडेंट हैं, कौन कौन वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा रहेगा आपके लिए। ड्राफ्ट पोल रोल फॉर बिहार इज आउट, वोटर्स डिप बाय 65 लाख। आप जानते हो बिहार के अंदर क्या चल रहा है? SIR, है ना। पिछले 1 महीने से ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन बिहार पे न्यूज ना आई हो। तो बिहार भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बट बिहार नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आई होप कि आप सब जानते हो कब बना था? 25 जनवरी 1950, है ना। उसी दिन क्या बनाते हो? नेशनल वोटर्स डे बनाते हो। आपको पता है कि इसमें 1+2 3 मेंबर होते हैं, आर्टिकल 324 होता है, और ये वहां पर कर रहे हैं सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और जब ये कर रहे हैं तो वहां पर 65 लाख वोटर्स क्या हो चुके हैं? अब तक कट हो चुके हैं। मतलब उनके पास दे डू नॉट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो किसको इंक्लूड नहीं करता? राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनको इंक्लूड नहीं करता है। वो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको उस न्यूज से लिंक कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। What has been missed is India's digital sovereignty। देखो समझना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। The India-UK Free Trade Agreement called the Comprehensive Economic and Trade Agreement, जो आपका इंडिया और यूके के बीच में, मैंने कल परसों आपने पढ़ा था कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ना, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 97% तक प्रोडक्ट पे, उसके अंदर हमने किया था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, उसे कहा था CETA भी कहा था उसे, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है।
has been lauded by the Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal as the gold standard for all India's trade deals. Mr. Goyal has asserted that no compromise was made in any sensitive sector. Evidently, the minister seemed to be counting only agriculture and labor-intensive manufacturing as sensitive sector. मतलब बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, ठीक है। इंडिया के फॉर्मर स्विट्जरलैंड में एम्बेसडर थे, उन्होंने लिखा है, ये कह रहे हैं कि सेंसिटिव जो मैटर थे ना, उनके ऊपर इंडिया ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो इनका कहना है कि मिनिस्टर के अकॉर्डिंग सेंसिटिव जो मैटर है वो एग्रीकल्चर और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है। बट रिमार्केबली, डिस्पाइट द वाइड कवरेज दैट FTA has received, the impact on India's other highly sensitive digital sector, which permeates every sphere of the national activity and holds the key to our future, has gone without official comment on media scrutiny. We argue that the compromise made in the digital sector through the India-UK FTA have profound consequences for India's digital sovereignty, a term frequently invoked in high-level political discourse. India has completely flipped on several core positions that it has long maintained at global forums, including at the WTO. WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में किसको मेंटेन करने काम करता है? ट्रेड का, जो 1 Jan 19 आपके 55 को बना होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब देखो ये बात क्या कर रहा है, बात ये कर रहा है कि हमने इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो हमने यूके को अपने सारे डाटा का एक्सेस दे दिया। और आप जानते हो डाटा इज द फ्यूचर, है ना, डाटा तो फ्यूचर है, डाटा को नेक्स्ट गोल्ड कहा जा रहा है, जिसके पास जितना डाटा वो उतना अमीर। और हमने अगर उनको पूरा डाटा शेयर कर दिया गवर्नमेंट का, जैसे AI के मैटर में, है ना, तो हमारी प्राइवेसी कहाँ रह जाएगी? हमारे तो प्राइवेसी से कंप्रोमाइज कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो बस उसी आर्टिकल पे इसने डिस्कस करने की कोशिश की है। ग्रांटिंग इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस फॉर यूके पार्टीज टू ओपन गवर्नमेंट डाटा, ए टर्म फ्रॉम द प्री डिजिटल एरा विच देन मीन्ड गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू इट्स स्टैटिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूट्स अनदर मेजर गिव अवे। दिस इज बिकॉज डाटा इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। अब डाटा वो नहीं ना जो पहले था, अब डाटा डिजिटल डाटा, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आप जानते हो ना, वो सब हो चुका है ना, प्राइवेसी का सवाल आ चुका है ना, केस पुट्टास्वामी 2017 वो वाले केस आप पढ़ चुके हो। This concession is very significant even though this provision is yet at a best endeavor level and non-binding. It is comprehensible why India, where the intention to be an AI superpower is a staple of top level political rhetoric. ठीक है, तो वही सब बात कर रहा है कि हमने जो डाटा दिया उसकी प्राइवेसी का क्या होगा। ठीक है, तो उसी को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देखो, जस्ट पढ़ लेना है ना, पढ़ने लायक आर्टिकल है वो आपके, है ना, वो सारा AI से लिंक कर रहा है, आजकल AI का जमाना है, आप जानते हो ना, तो वही सब न्यूज है। नेक्स्ट है, प्रज्वल रेवन्ना कन्विक्टेड ऑफ रेप सेंटेंसिंग टुडे। जानते हो आप इसे? प्रज्वल रेवन्ना, है ना, जो कि आपके जनता दल जो था उसके जो उसके मेंबर थे, ठीक है, सेकुलर JDS, ठीक है, और ये किसके अलायंस में थे? तो याद रखना बीजेपी के अलायंस में ये पार्टी थी। और लास्ट ईयर जब ये इलेक्शन का टाइम चल रहा था उस समय, और एक बात याद रखना, जो प्रज्वल रेवन्ना है वो हमारे HD देवगौड़ा, शायद आप जानते होंगे, HD देवगौड़ा जो थे हमारे, क्या रह चुके हैं? प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, है ना, है ना, आपको पता होगा PV नरसिम्हा राव, है ना, 1991 से 1996, देन इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आते हैं SD देवगौड़ा, फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी और आपके नरेंद्र मोदी जी। तो HD देवगौड़ा जी जो थे उनके पोते हैं ये, है ना, ग्रैंडसन, ठीक है। तो इनको एक साथ क्या हुआ, लास्ट ईयर जब इलेक्शन चल रहा था तो बीजेपी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो इनके साथ खड़े थे रैली में, और इनको प्रमोट कर रहे थे कि है इनके जैसा नेता होना चाहिए, ऐसा वैसा, उस समय की बात है ना, चल रहा होता है। 2-4 दिन बाद पता चलता है कि इनके ऊपर रेड होती है, इनके मोबाइल पकड़ा जाता है, डिजिटल प्रूफ मिलते हैं इनके पास, है ना, इनके पास बहुत सारे ना सैकड़ों आपके जो सेक्स स्कैंडल के जो वीडियोस थे वो पाए जाते हैं। इवन जो मेड थी घर में काम करने वाली, ऐसा भी सुनने में आया था उस समय कि उनके साथ भी इन्होंने जबरदस्ती रेप किया होता है, और वो उनके ऊपर केस हो जाता है। ये उस समय जर्मनी भाग जाते हैं, लेकिन इलेक्शन का प्रेशर था, उनको वापस बुला लिया जाता है ना।
और वापस आने के बाद ये जेल चले जाते हैं। अब इनके ऊपर क्या हो चुका है, वो रेप कन्विक्ट में पकड़े जा चुके हैं और आज 2 अगस्त को आज इनको क्या होने वाली है सजा। तो कल के न्यूज़पेपर में भी आप इनको देखने, इनका आज भी फर्स्ट पेज पे थे, कल भी फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। भारत के अंदर जो सेक्स स्कैंडल होते हैं, जो रेप होते हैं बेसिकली, है ना, उन रेप के अंदर जितने आप बड़े बड़े लोगों के नाम लोगे, है ना, जितने होते हैं बड़े बड़े नामी लोग इसमें फंसते नजर आते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल भी आपसे डिस्कस किया था, सेफ हेवन, है ना, किसी भी लड़की के लिए सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है, स्कूल को, कॉलेज को, है ना, उसके घर को, है ना, उसके वर्क पैलेस को। लेकिन वहां पर अगर उसके साथ रेप जैसी घटनाएं होती है तो इससे बड़ा दुखद काम हो ही नहीं सकता है दुनिया में, है ना। तो वही सब हो रहा था, उसी में पकड़े जाते हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज बनी थी, अब जाकर उसका डिसीजन आ चुका है और इनको याद रखना कौन कौन से सेक्शंस है, तो थोड़ा सा पढ़ना। प्रज्वल रेवन्ना, फॉर्मर जनता दल सेकुलर एमपी फ्रॉम हसन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा's grandson has been convicted in a rape case by the Special Court of Session for criminal case against former and present MPs and MLAs. Prajwal has 3 rape cases and 1 sexual harassment case against him, and this is the very first case in which trial has been completed. The victim in the case is a 48-year-old former help at the Revanna's family farm house. घर में काम करने वाली जो महिला थी, नौकर थी, मेड थी, उसी के साथ रेप किया होता है, ठीक है, हसन में। Arguments over quantum of punishment are ongoing. The punishment is likely to be announced on Saturday. ठीक है, आज अनाउंस होगी। प्रज्वल वाज बुक्ड अंडर सेक्शन 376, याद रखना सेक्शन 376 में रेप के लिए सजा दी जाती है और 375 में रेप की उसके डेफिनेशन वगैरह दी गई है। Being in a position of control or dominance over a woman commits rape or on such woman. 376 का 2 कहता है रिपीटेड रेप ऑन द सेम वुमेन, ठीक है, तो वो भी लगा इन पे, ऑफ द इंडियन पिनल कोड। एंड 66 का ई वॉयलेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो आईटी एक्ट के अंडर, है ना, डिजिटल एक्ट भी इनके ऊपर लगा है, अमोंग अदर सेक्शंस, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, आपको पता होना चाहिए, काफी न्यूज में आते रहते हैं। पोक्सो, है ना, क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, 2012 में आया था, जो कि जेंडर न्यूट्रल है, लड़का और लड़की दोनों के लिए ये एक्ट काम करता है। बिलो 18 ईयर को उसमें माना जाता है। अगर आप किसी वर्क प्लेस में काम करते हैं तो कौन सा एक्ट है, कौन सा आपके लिए कानून आ रखा है, तो पोस्ट एक्ट है ना, विशाखा गाइडलाइंस, काफी बार पढ़ा है हमने, 2013, ठीक है। तो उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर कभी दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।